गुड मॉर्निंग, आई एम संजुक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली से। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अर्ध संहिता या फिर कल्प संहिता भी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट बारे हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच में कोई किया गया कोई एग्रीमेंट होता है, जो कि विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होता है। कोई भी एग्रीमेंट विधि के द्वारा कब प्रवर्तनीय होता है? जब उसमें कम से कम दो पक्षकार हो, एक पक्षकार ने प्रस्ताव किया हो, दूसरे पक्षकार ने उसे स्वीकार किया हो, उसके अंदर वैधानिक प्रतिफल हो, और जो पक्षकार है उनमें वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा हो, उन पक्षकारों के बीच में स्वतंत्र सहमति हो, वैधानिक प्रतिफल हो, वैधानिक उद्देश्य हो, ये आवश्यक तत्व होते हैं, तो कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित हो जाता है। परंतु जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट से कुछ अलग होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? ये जो अर्ध संहिता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का सृजन विधि के द्वारा साम्य के आधार पर किया जाता है। पक्षकारों के बीच में कोई भी वास्तविक एग्रीमेंट का निर्माण नहीं होता है। पक्षकारों के अधिकार और जो दायित्व होते हैं, उनका सृजन विधि के द्वारा किया जाता है। तो जो पक्षकार है, पक्षकारों के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, परंतु उनके बीच में जो व्यवहार किया गया है या जो किया जाने वाला व्यवहार है, उनसे उनके ऊपर दायित्व उत्पन्न होते हुए, दायित्व विधि के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इन्हें जो विधि के द्वारा जो संविधाओं का निर्माण किया जाता है, उन्हें अर्ध संविदा, संविदा कल्प या फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इन्हें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी संविधाओं का निर्माण विधि के द्वारा किया गया है, जबकि संविधा में जो एग्रीमेंट होते हैं वो उसका निर्माण पक्षकारों के द्वारा किया जाता है। जो पोलक महोदय है, पोलक महोदय ने कहा था कि ये विधित संविधा यानी विधि के द्वारा संविधा है, ये तथ्यतः संविधा नहीं है। इस प्रकार की संविधाओं को रचनात्मक या फिर कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट। इन्हें कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट या फिर रचनात्मक संविधाएं भी कहा जाता है। ये समता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को दूसरे की कीमत पर अनुचित लाभ उठाने नहीं दिया जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे की कीमत पर अनुचित लाभ उठाने नहीं दिया जाएगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, नो वन शुड बी अलाउड टू अनजस्टली एनरिच हिमसेल्फ एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर। यानी कि मतलब किसी व्यक्ति ने कोई फायदा उठाया है किसी दूसरे की तरफ से, मतलब दूसरे ने किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हेल्प की, जैसे वो माइनर है, उसने उसकी हेल्प कर दी, तो अगर उसको लगता है कि जैसे इसमें मोहरी बीबी वर्ष धर्मोदास घोष में था कि जो माइनर के साथ में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो शुरू से ही शून्य होते हैं, तो वहाँ पे जो माइनर की हेल्प करेगा उसको आवश्यक चीज़ें देगा जो उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, तो अगर वो वैसी चीज़ें भी उसको दे रहा है तो उसके बदले में उसको प्रतिफल नहीं मिलेगा। जो उसने खर्चा किया है उसको खर्चा वापस नहीं मिलेगा, तो इसका क्या परिणाम होगा? तो ऐसे मामलों में तो कोई भी व्यक्ति किसी भी माइनर की हेल्प करेगा ही नहीं। क्यों कोई दूसरे के फायदे के लिए अपने पैसे खर्च करे, कोई मेहनत करे? तो यहाँ पर जो अर्ध संविदा है, यहाँ पर ये माइनर है या अनसाउंड माइंड है, इनकी हेल्प करते हैं, तो वहाँ पर जो हेल्प कर रहा है उसको प्रतिफल या फिर उसका जो भी उसने खर्चा वगैरह किया उसको वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर ये जो अधिकार उत्पन्न हुआ वो किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? ये पक्षकारों के आपसी सहमति से उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि विधि के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो ये किस प्रकार की संविधाएं हैं? जो विधि के द्वारा निर्मित की जाती है। इसमें विधि के द्वारा ही जो पक्षकार है उनके ऊपर अधिकार और दायित्व सौंपे जाते हैं। ये है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 68 से 72 में बताया गया है। सेक्शन 68 to 72 ये सेक्शंस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। सबसे पहले सेक्शन 68 क्या कहता है कि अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति। हमने सेक्शन 11 में पढ़ा था कि जो अवयस्क होते हैं, अस्वस्थ मस्तिष्क
वाले व्यक्ति होते हैं उनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है। यदि इन व्यक्तियों के साथ में कोई अनुबंध किया जाता है तो वो शून्य होता है। परंतु यहाँ पे सेक्शन 68 इसका अपवाद है। यहाँ पे अपवाद कब होगा? जब यहाँ पे किसी व्यक्ति के द्वारा जो संविदा करने में असक्षम व्यक्ति है, यानी अवयस्क है या फिर अस्वस्थ मस्तिष्क है, अस्वस्थ मस्तिष्क के खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, या फिर उसके जो आश्रित है जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में वह असमर्थ है, तो उन आश्रितों की पूर्ति किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति ने इन अवयस्क, असक्षम या फिर अस्वस्थ मस्तिष्क या फिर उनके जो आश्रित है उनकी आवश्यकता की पूर्ति की है, तो यहाँ पे जो पूर्ति करने वाला व्यक्ति है उस असमर्थ व्यक्ति से उसकी जो संपत्ति है, जो असमर्थ व्यक्ति है वह अपने व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होता है प्रतिपूर्ति करने के लिए। यहाँ पर उसकी जो संपत्ति होती है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में पूछा जाता है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा असमर्थ जो संविदा कर्म में असक्षम व्यक्ति है उनकी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है तो लाइबल होगा। कौन लाइबल होगा? वो व्यक्तिगत रूप से दायी होगा या फिर उसकी संपत्ति दायी होगी। तो यहाँ पर वो व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा, परंतु उसकी जो संपत्ति है वो जिसने उसकी आवश्यकता की पूर्ति की है उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए उसकी संपत्ति दायी होगी। जैसे कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति जो पागल है, उसकी पत्नी और बच्चों को जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो जो व्यक्ति इनकी आवश्यकता की पूर्ति करता है वहाँ पर उसको प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हक होगा। और ये प्रतिपूर्ति किसके द्वारा किस पर दायित्वाधीन होगी? उसकी संपत्ति पर जिसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है। यहाँ पे जो आवश्यक वस्तु है, आवश्यक वस्तु का क्या मतलब होगा? आवश्यक वस्तु परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यहाँ पे केस था चैपल वर्सेस कूपर। इस वाद में कहा गया कि ऐसी वस्तुएं जिसके बिना जीवन यापन करना संभव नहीं होता है उसे जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं कहा जाता है। और इसी प्रकार की जो आवश्यक वस्तु है उन्हीं की पूर्ति किए जाने पर जो पूर्ति करता है वो प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होता है। एक केस और है इसमें, नेस वर्सेस इनमैन का केस है। नेस वर्सेस इनमैन के केस में कहा गया कि जो अवयस्क की संपत्ति है वो कब दायी होगी प्रतिपूर्ति के लिए? इसके लिए 2 शर्तें पूरी करना आवश्यक होता है। पहली तो जिन आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है वो जीवन यापन के लिए आवश्यक है। दूसरी, ये ऐसी वस्तुएं पहले से उस व्यक्ति के पास में ना हो। तो ये जब ये 2 बातें सिद्ध हो जाती है तभी जो अवयस्क है या फिर जो संविदा कर्म में असक्षम व्यक्ति है उसकी संपदा प्रतिपूर्ति के लिए दायी होती है। तो सेक्शन 68 ये कहता है कि अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति यदि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा की जाती है तो जो पूर्ति करने वाला व्यक्ति है इन अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकार है उनकी संपदा से अपना खर्चा प्राप्त करने के लिए हकदार होता है। फिर आता है सेक्शन 69 क्या कहता है? अन्य पक्षकारों की ओर से देय धन का भुगतान। हम इस सेक्शन 69 को एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि ए एक भूमि का स्वामी है, इसने अपनी भूमि बी को पट्टे पर दे रखी है। बी ने इस पट्टे पर ली हुई जमीन पर अपनी दुकान लगा ली, इस पर ये अपनी दुकान चला रहा है। इस बीच इस भूमि पर जिस भूमि को बी ने पट्टे पर लिया है उस पर सरकार की तरफ से कोई माल गुजारी या टैक्स बाकी है। उस टैक्स को अगर ए के द्वारा संदाय नहीं किया जाता, ए उस टैक्स को नहीं भरता है, तो उसकी जो जमीन है जो पट्टे पर बी ने ली है उसकी नीलामी हो जाएगी। तो जब नीलामी होगी तो जो बी की जो दुकान है वो भी बंद हो जाएगी। तो बी इस दुकान को बचाने के लिए ए के द्वारा जो टैक्स दिया जाना है उस टैक्स को बी उस टैक्स को दे देता है, उस मालगुजारी का वो बी संदाय कर देता है। तो जितनी माल गुजारी बी ने सरकार को दी है वह उस रकम को ए से प्राप्त करने का हकदार होगा। तो यहाँ पर इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में कैसे कह सकते हैं? कोई व्यक्ति, यहाँ पे कोई व्यक्ति कौन है? ए। यहाँ पर कोई व्यक्ति
विधि द्वारा कोई किसी रकम का समुदाय करने के लिए आबद्ध है, विधि द्वारा आबद्ध है, उसकी ओर से वह समुदाय दूसरे व्यक्ति के द्वारा कर दिया जाता है। और दूसरा व्यक्ति क्या होना चाहिए, इस प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए, हितबद्ध होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति ने समुदाय किया है वह व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध, संदाय करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति है, उससे अपनी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। तो सेक्शन 69 यही कहता है कि जब कोई विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति है अपने कर्तव्य पूरा नहीं करता है, उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति जो कि हितबद्ध है उसके कर्तव्य को पूरा करता है, तो वह जो विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति है उससे अपनी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी होगा। फिर आता है सेक्शन 70। सेक्शन 70 क्या कहता है कि निःशुल्क न होने वाले कार्यों से लाभ पाने वाले का दायित्व। ये सिद्धांत या फिर ये सेक्शन कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई वैधानिक कार्य करता है अथवा उसको कोई वस्तु प्रदान करता है जो कि निःशुल्क नहीं की गई है, उसका आशय नहीं था कि वो उस काम को निःशुल्क करे, तो वह दूसरा व्यक्ति उस कार्य अथवा वस्तु से निःशुल्क लाभ उठा लेता है, तो ऐसा दूसरा व्यक्ति उस पहले वाले व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा अथवा जो वस्तु उसने उसको दी है पहले वाले व्यक्ति को, उस वस्तु को लौटाने के लिए बाध्य होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से सिंपल समझ सकते हैं। एक व्यापारी है, एक व्यापारी क है, कुछ माल ख के घर पर भूल से छोड़ देता है। वो जो ख है वो समझता है कि वो माल उसका है और वो उसको यूज कर लेता है। तो यहाँ पर जो माल क का था, क उस माल को पैसे देके खरीद के लाया था, परंतु उसने भूल में छोड़ दिया था और ख ने उसको भूल में यूज कर लिया था। तो यहाँ पर चाहे ख ने उसे भूल में यूज किया हो, उसे अपना माल समझते हुए यूज किया हो, परंतु क उस माल को अपने माल परंतु जिसका माल था यानी क का जो माल था वो उसको वह संदाय करने के लिए बाध्य कर सकता है, या फिर उसने उसका यूज कर लिया माल का तो उसके लिए उसकी जो रकम है यानी कि उसको क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य होगा। सेक्शन 70 से संबंधित एक सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, यानी अन्यायपूर्ण समृद्धि का सिद्धांत। यानी कि एक व्यक्ति की हानि हो रही है तो एक व्यक्ति की हानि पर दूसरे व्यक्ति को लाभ उठाने नहीं दिया जाएगा। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, जो सेक्शन 70 से रिलेटेड है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्धांत कौन से सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 17 में दिया गया है। और मॉर्सेज वर्सेस मैकफर्सन का वाद भी डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट से संबंधित है। सॉरी, मॉर्सेज वर्सेस मैकफर्सन का वाद डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट से संबंधित नहीं है। ये सिद्धांत है क्वांटम मेरिट से संबंधित है। क्वांटम मेरिट का सिद्धांत भी सेक्शन 17 से ही रिलेटेड है। इस सिद्धांत में कहा गया है कि जितना काम उतना दाम, यानी कि एक व्यक्ति है किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करने को तैयार होता है और वहाँ पे कार्य करने वाला और कार्य जिसके लिए कार्य किया जा रहा है वहाँ पे दोनों को आशय निःशुल्क कार्य करने का नहीं होता है। तो वहाँ पे अगर किसी कारणवश वह कार्य पूरा नहीं होता है तो जितना कार्य होता है उस कार्य के अनुपात में उसको संदाय किया जाएगा। इसके लिए एक उदाहरण दे सकते हैं कि एक नामक एक प्रकाशन बी को जो प्रिंटर है एक पुस्तक प्रिंट करने के लिए देता है। प्रिंटिंग का आधा कार्य पूरा होने के पश्चात बी को पता चलता है कि यह पुस्तक अपमान लेखीय प्रकृति की है। वह प्रिंटिंग करना बंद कर देता है, परंतु जितना काम उसने किया है तो जितने पेपर उसने प्रिंट किए हैं उसका सदाय प्रतिफल प्राप्त करने के लिए वह हकदार होगा। तो यहाँ पर यही है जितना काम उतना दाम, यानी क्वांटम मेरिट का सिद्धांत है, सेक्शन 17 से रिलेटेड है। परंतु क्वांटम मेरिट का सिद्धांत कब लागू नहीं होगा, जब जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था वह संपूर्ण कार्य के लिए था, या फिर जो कार्य किया गया जो अधूरा कार्य छोड़ा गया है वह, या फिर जो कार्य करने के लिए जो बात की गई थी वह अविभाज्य प्रकृति का, उस कार्य को विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो वहाँ पर क्वांटम मेरिट का सिद्धांत लागू नहीं होता है। फिर सेक्शन 71 है खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने वाले का दायित्व। कोई व्यक्ति है किसी अन्य व्यक्ति की वस्तु को
पाता है, गिरा हुआ कहीं से भी उसको मिल जाती है, तो उसका क्या दायित्व होता है। तो सेक्शन 71 कहता है कि जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माल को पाता है, तो ऐसे माल के जो प्राप्त करता है उसके निक्षेप ग्रहीता, यानी कि जिसे उपनिहित भी कहा जाता है, उसके समान ही धारा 168 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 168 तथा 169 के अंतर्गत अधिकार व कर्तव्य होंगे। ये सेक्शन 168 169 क्या कहता है कि एक जो निक्षेप ग्रहीता होता है, उपनिहित होता है, उसमें क्या क्या अधिकार, उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं। माल की उचित प्रकार से देखभाल करेगा, वस्तु को वास्तविक स्वामी को लौटाने का प्रयत्न करेगा, उस वस्तु का उचित प्रयोग करेगा, वस्तु को अपनी वस्तु में नहीं मिलाएगा, वस्तु पर अधिकार स्थापित नहीं करेगा, और वस्तु पर कोई लाभ होता है, कोई वृद्धि होती है, तो उसके जो वास्तविक स्वामी मिल जाएगा तो उसको वो लौटा देगा। तो सेक्शन 71 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति कोई वस्तु पाता है, तो उसके वही अधिकार होंगे, वही कर्तव्य होंगे जो कि एक निक्षेप ग्रहीता के या फिर उपनिहित के सेक्शन 168 और 169 के अंतर्गत होते हैं। फिर आता है सेक्शन 72 क्या कहता है कि गलती या उत्पीड़न के अधीन धन या वस्तु को देना। सेक्शन 72 कहता है कि गलती अथवा उत्पीड़न के अधीन कोई व्यक्ति वस्तु प्राप्त करता है तो उसे वह वस्तु लौटानी पड़ेगी। इसके लिए एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ए और बी संयुक्त रूप से से यानी कि ए और बी ने संयुक्त रूप से सी व्यक्ति से 5,000 रुपये उधार लिए। यहाँ पर ए ने इसको 5,000 रुपये लौटा दिए, फिर बी को नहीं पता था कि ए ने इसको 5,000 रुपये लौटा दिए हैं, तो बी भी इसको 5,000 रुपये लौटा देता है। तो यहाँ पर जो बी है सी से 5,000 रुपये प्राप्त करने का हकदार होगा। सी को ये 5,000 रुपये इनको वापस लौटाने पड़ेंगे। इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं कि एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से ए के नाम एक पार्सल आता है। ए उस पार्सल को छुड़ाने जाता है, तो अनावश्यक रूप से उसे इलीगली 20 रुपये चार्ज किए जाते हैं। तो जो ए है उसको जल्दबाजी होती है, उसको पार्सल छुड़ाना होता है, तो उस टाइम वो 20 रुपये उसको चार्ज में दे देता है, पर तो यहाँ पर वो जो 20 रुपये लिए गए हैं वो इलीगल थे। तो यहाँ पर इस जो शुल्क है, जो फिर उसने 20 रुपये दिए तो उसको वो वापस प्राप्त करने का अधिकारी होगा। तो यहाँ पे जो सेक्शन 72 है, इसमें जो उत्पीड़न वर्ड का यूज किया गया है वो जो सेक्शन 15 में उत्पीड़न है उस टाइप का नहीं है। ये इसका सिंपल वर्ड की तरह इसका यूज किया गया है। यहाँ पे डराने धमकाने से संबंधित ये नहीं है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया, क्या डेफिनेशन होती है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कि विधि के द्वारा थोपे जाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं। सेक्शन 68 के अंतर्गत अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकारों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। 69 के अंतर्गत अन्य पक्षकारों की ओर से देय धन का भुगतान किया जाता है। सेक्शन 70 निःशुल्क न होने वाले कार्यों से लाभ पाने वाले का दायित्व होता है, और इसके अंतर्गत डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट का सिद्धांत दिया गया है। दूसरा क्वांटम मेरिट का सिद्धांत दिया गया है। सेक्शन 71 में कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की कोई वस्तु पाता है तो उसके क्या अधिकार दायित्व होंगे, वही अधिकार दायित्व होंगे जो कि उपनिहित के या फिर निक्षेप ग्रहीता के होते हैं। सेक्शन 72 के अंतर्गत गलती या फिर उत्पीड़न के अधीन धन या कोई वस्तु देता है तो उसको वापस उसको लौटानी पड़ती है। तो ये था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चैप्टर जो सेक्शन 68 से 72 में दिया गया है। थैंक यू।